चलिए, तो अब हमको यहाँ पर कंवर्धा का फड़ी नागवंश को समझना है। इससे पहले हम लोगों ने बस्तर का छिंदक नागवंश को देखा था, और फिर यहाँ पर कंवर्धा का फड़ी नागवंश। देखो यहाँ पर मैप में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको जो बस्तर का छिंदक नागवंश मैंने बताया हुआ है। बस्तर का छिंदक नागवंश ये कहाँ पर थे? यहाँ पर बारसूर वाले क्षेत्र में। ठीक है, बारसूर मतलब कि ये दंतेवाड़ा में ना, ध्यान में रखेंगे। दंतेवाड़ा में क्या चीज़ है? बारसूर है ये ऐसे। और यहीं पर मैं आपको बैलाडीला की पहाड़ी इस प्रकार से बताता हूँ। तो ये बारसूर वाले क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा मंदिर वगैरह हम लोगों ने देखा है। बत्तीसा मंदिर के बारे में मैंने बात किया। मांबा भांजा मंदिर है, एक विशाल गणेश की प्रतिमा है। ये सब चीज़ हम लोगों ने बात किया है। एक ढोलकल गणेश के बारे में मैंने बात किया कि जो कि ये वाले क्षेत्र में है ना, ये वाले पॉइंट पर कहीं पर, मतलब दंतेवाड़ा में, यहाँ पर जो बैलाडीला की पहाड़ी है वहाँ पर एक ढोलकल गणेश था, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। एक मैंने और मंदिर के बारे में बात किया था, ये नारायणपुर, मतलब सॉरी नारायणपाल, यहाँ पर बस्तर में एक जगह है नारायणपाल का विष्णु मंदिर, हम लोग देखे थे। तो वो चीज़ है। तो ऐसे हम लोगों ने इस वाले क्षेत्र में जो मैं बस्तर का छिंदक नागवंश बताया हूँ, उन सब का निर्माण कार्य, मतलब जो भी मंदिर वगैरह निर्माण है, हम लोगों ने इस प्रकार से देखा हुआ है। अब यहाँ पर कंवर्धा का फड़ी नागवंश। कंवर्धा का जो फड़ी नागवंश है, कंवर्धा ये है, ठीक है, कंवर्धा जिला है। तो इस कंवर्धा में एक भोरम देव मंदिर हम लोग देखते हैं। ठीक, एक तो यहाँ पर भोरम देव मंदिर देखते हैं, उसी के आसपास में यहाँ पर एक छेरकी महल देखते हैं। ठीक है, छेरकी महल देखते हैं, ऐसे छेरकी महल देखते हैं, एक मड़वा महल देखते हैं। तो ये दो चीज़ हम लोग इस प्रकार से देख ली, एक भोरम देव मंदिर, एक छेरकी महल है, मड़वा महल है। इसके बाद कंवर्धा में एक कंवर्धा पैलेस देखते हैं। ठीक है, कंवर्धा में एक बहुत बड़ा सा महल है जिसको कंवर्धा पैलेस के नाम से जाना जाता है, बहुत भव्य है। तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिलहाल ये बहुत बाद में बना है। ठीक है, ये तो बहुत पहले बन गए थे, ये बहुत बाद में बना है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे वहाँ पर देखने के लिए। चलिए, तो ये कंवर्धा वाले क्षेत्र में जो कंवर्धा का जो फड़ी नागवंश है उसको आप समझते हैं, और कुछ लास्ट में उसका क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखो कंवर्धा का फड़ी नागवंश, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि लगभग लगभग 11वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के आसपास तक ये शासन किए हैं। अब इसका मतलब ये है कि लगभग 1000 से लेकर ऐसे कुछ होगा, मतलब 1024, 25, 26 कुछ ऐसा यहाँ पर डेट होगा। उससे लेकर के 1300 कुछ ऐसे होगा, वहाँ से वहाँ तक शासन किया। एग्जैक्ट इसका डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो, अगर मिल गया तो क्वेश्चन में भी नहीं है। तो ऐसे आपको राउंड फिगर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इसका देख लिया था ना, ये एग्जैक्ट हमको इसका मिल गया था, मतलब कि बस्तर का जो छिंदक नागवंश है इसका हम लोग इस प्रकार से हमको समय इसमें देखने को मिल गया था, तो वैसा उसका नहीं है। ठीक, इसका याद रखेंगे। लगभग लगभग यही समय है जिस समय कंवर्धा का फड़ी नागवंश भी शासन कर रहे थे। तो जो कंवर्धा का फड़ी नागवंश है, इसमें देखिए कौन कौन शासक थे। तो एक तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अहिराज। ठीक है, ये जो शासक है इसको संस्थापक के रूप में माना जाता है। इसके बाद गोपाल देव। ठीक है, क्या है? गोपाल देव, याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर है रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। और इसके बाद यहाँ पर है मोनिंग देव। ठीक है, मोनिंग देव। देखिए, इसको याद रखने का आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ एक। ठीक है, ऐसे ये क्या है? अहिराज है, ये है गोपाल देव, और ये है रामचंद्र देव। ठीक है, क्या बन गया? अगोरा। और माँ से रहेगा मोनिंग देव। ठीक है, अगोरा माँ। गाना सुने होंगे अगोरा में, ऐसे कुछ इकट्ठो गाना है, या फिर आप छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना, तोर अगोरा में परेशान हो गए, ऐसे बोल करके तोर अगोरा माँ। वैसे अगोरा में। ठीक है, अगोरा में अ से क्या रहेगा? अहिराज रहेगा, गो से रहेगा गोपाल देव, रा से रहेगा रामचंद्र देव, और मो से रहेगा मोनिंग देव। ऐसे, और लास्ट में फिर यहाँ पर एक धर्म, मतलब धर्म राशि हम लोग और देखते हैं इस प्रकार से। धर्म राशि के बारे में और लास्ट में बात करेंगे। इनके द्वारा कंवर्धा महल का जो भी डिज़ाइन वगैरह सब तैयार किया गया था उसके बारे में देखेंगे लास्ट में। चलिए, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ हम लोगों ने ये शासकों को देख लिया। अब यहाँ पर देखो, एक तो याद रखेंगे पचराही नाम का एक जगह है ना, पचराही नाम का एक जगह है उसी कंवर्धा वाले क्षेत्र में। पचराही नाम का एक जगह हमको देखने मिलता है। यहाँ सभी वर्तमान में कुछ न कुछ पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं। तो ये जो पचराही से हमको पुरातात्विक अवशेष जो मिल रहे हैं, वो कंवर्धा के फड़ी नागवंशी शासकों के ही अवशेष हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ वहाँ के साक्ष्य वगैरह देखने को मिल रहे हैं। कंवर्धा के फड़ी नागवंश के जो साक्ष्य वगैरह है वो सब हमको पचराही से देखने को मिल रहा है। पचराही मतलब कंवर्धा में ही एक जगह है पचराही। तो पचराही एक पुरातात्विक एक स्थल है। इस पुरातात्विक स्थल से जो भी साक्ष्य वगैरह देखने को मिल रहा है वो इसी वंश, मतलब कि फड़ी नागवंश से संबंधित है। इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए गोपाल देव को। देखिए गोपाल देव, ठीक है। अब गोपाल देव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गोपाल देव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में एक शासक याद रखेंगे लक्ष्मण देव राय,
और दूसरा ये गोपाल देव को, ठीक है। तो गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय इनके द्वारा कवर्धा, मतलब कबीरधाम में, कवर्धा जिला में चौरा ग्राम, ठीक है, ग्राम का नाम याद रखेंगे, इस चौरा ग्राम में, ठीक, इस चौरा ग्राम में 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। 189 जो ईस्वी है इसमें भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, एक शासक याद रखेंगे यहाँ पर लक्ष्मण देव राय और दूसरा याद रखेंगे गोपाल देव, ठीक है। तो गोपाल देव और लक्ष्मण देव ये दोनों मिल करके यहाँ पर कवर्धा में एक गांव है चौरा ग्राम, इस चौरा ग्राम में इस ईस्वी में, मतलब कि 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा, ठीक है। भोरम देव मंदिर, ये भोरम देव मंदिर आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, भोरम देव मंदिर है। और ये जो भोरम देव मंदिर है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के समान ही दिखाई देता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर बनाया गया है ना, खजुराहो जो मंदिर मध्य प्रदेश में, उसी के समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं इस भोरम देव मंदिर को। कहाँ है, कवर्धा में है, ठीक है। कवर्धा का जो भोरम देव मंदिर है, इस भोरम देव मंदिर क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जानते हैं, क्योंकि खजुराहो जिस प्रकार से है मध्य प्रदेश में, जो खजुराहो का मंदिर है वहाँ पर जैसे कि देखेंगे तो कामुकता वाला बहुत सारा वहाँ पर मूर्ति वगैरह इस प्रकार से दीवार में चित्रांकित वहाँ पर किया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो खजुराहा है उसमें भी हमको उसी प्रकार से मूर्तियों को देखने को मिलता है, दीवारों में बहुत सारे चित्रांकन हमको देखने को मिलता है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है ना उसी प्रकार से। इसीलिए कहा जाता है कि ये खजुराहो शैली में बना हुआ है ना, या तो इसको बोल देते हैं खजुराहो शैली में बना है, या फिर इसी को बोल देते हैं नागर शैली में बना है, या फिर इसी को बोल देते हैं चंदेल शैली में बना है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, खजुराहो वाले क्षेत्र है जहाँ पर मंदिर है मध्य प्रदेश में, वो जो है वो चंदेल शैली, मतलब चंदेल शैली मतलब कि वहाँ पर जो चंदेल राजा थे उनके द्वारा बनाया गया है। तो उसी प्रकार से इसका भी निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मतलब इसको या तो नागर सलीम बना है ऐसे बोला जाएगा, या तो चंदेल सलीम बना हुआ है, या फिर खजुराहो सलीम बना है ऐसा भी बोल दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो खजुराहो मंदिर है इसी मंदिर से इंस्पायर होकर के हमारे छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला में भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया है ना। गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय ये दोनों ने मिल करके इस ईस्वी में, मतलब कि 1089 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। भोरम देव मंदिर इस छत्तीसगढ़ का खजुराहो इसको कहा जाता है। कहाँ है, तो कवर्धा में है। कौन सा ग्राम है, तो चौरा ग्राम में, ठीक है। चलिए तो ये गोपाल देव के बारे में ये चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था हम लोगों ने देखा। इसके बाद आता है कौन, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बारे में देखो, रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी वंश के एक राजकुमारी थी अंबिका देवी, ठीक है। तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया ये। तो रामचंद्र देव का विवाह किसके साथ हुआ था, कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। रामचंद्र देव के शासन काल में 1349 ईस्वी में चौरा ग्राम में ही, ठीक है, जहाँ पर चौरा ग्राम कौन सा है, वही चौरा ग्राम जहाँ पर भोरम देव मंदिर को बनाया गया ना। तो इसी चौरा ग्राम में मड़वा महल एवं छेरकी महल का निर्माण किया गया है, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे, एक मड़वा महल और दूसरा क्या, छेरकी महल। तो इस चौरा ग्राम में किसके शासनकाल में, रामचंद्र देव के शासनकाल में मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण हुआ है, ठीक है। निर्माण वहाँ पर किया गया है, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे ना। अब ऐसा कुछ माना जाता है कि जो छेरकी महल है यहाँ पर जाने से ना बकरी का सुगंध वहाँ पर आता है, से मतलब स्मेल वहाँ जो आता है वो बकरी टाइप का, छेरी टाइप का वहाँ पर स्मेल आता है, इसलिए ऐसा कुछ माना जाता है इसको, ठीक है। इसका नाम पड़ा है ऐसे छेरकी महल ऐसे। अब मड़वा महल क्यों पड़ा है, ठीक है। मड़वा महल इसलिए पड़ा है क्योंकि देखो यहाँ पर इस प्रकार से मड़वा जो मंडप है ना, ये मंडप, इसके पीछे की कहानी है, फिलहाल कहानी को मैं कभी और सुनाऊंगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस मंडप को ऐसा बनाया गया था विवाह करने के लिए, ठीक है, रामचंद्र देव द्वारा इस प्रकार से जो भी है ऐसा कुछ है। तो विवाह करने के लिए यहाँ पर मंडप वगैरह को बनाया गया था, और बाकी यहाँ पर इस प्रकार से स्तंभ वगैरह गड़े हुए हैं, स्तंभ में टिका हुआ है इस प्रकार से मंदिर जो है वो। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मड़वा महल, ठीक है। मड़वा महल, मड़वा क्योंकि मड़वा इस प्रकार से मड़वा जैसा रहता है, मंडप जैसा, इसी प्रकार से ये है। और दूसरा क्या, छेरकी महल। तो ये दो नाम इसका पड़ा है क्योंकि छेरी का वहाँ पर स्मेल आता है, ऐसा टाइप का है। तो रामचंद्र देव के बारे में हम लोग दो चीज़ें देखें, क्या क्या देखें। एक तो इनके शासनकाल में चौरा ग्राम में 2 मंदिर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। समय भी याद रखेंगे कब हुआ है उसको, मतलब कब बनाया गया इसको, ये 2 मंदिर देख लिया। और क्या देख लिया हम लोगों ने कि अंबिका देवी से इन्होंने विवाह किया था, कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से इन्होंने विवाह किया था। अब इसके बाद मोनिंग देव जो थे ये अंतिम शासक थे, इसके समय में ऐसा कुछ विशेष काम नहीं हुआ है। अब देखो इन्हीं के मतलब वंशजों में कुछ एक धर्म राशि हम लोग देखते हैं। अब ये जो धर्म राशि हैं इनके द्वारा कवर्धा महल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसको अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो कवर्धा महल है इसका निर्माण, मतलब इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था अगर ऐसा पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर ये धर्म राशि याद रखेंगे, ठीक है। धर्म राशि
के द्वारा यहाँ पर कवर्धा महल का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया गया था, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ऐसे याद रखेंगे। और 1936 से लेकर के 39 ईस्वी के आसपास हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये डेट को थोड़ा आप लोग चेक करिएगा, या फिर किसी दिन में और अच्छे से चेक करके बता दूंगा। ये डेट मुझे मैक्सिमम सोर्स में तो यही मिला है, लेकिन हो सकता है कि ये डेट आगे पीछे हो, लेकिन फिलहाल अभी इसी को याद रखेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी सोर्स मैंने चेक किया सब में यही दिखा रहा है, इस प्रकार से इसी डेट को याद रखेंगे। तो इस डेट में इस कवर्धा का जो महल है, ठीक, कवर्धा महल का, कवर्धा पैलेस का निर्माण हुआ है। इसका जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम हाथी दरवाजा है, ठीक। इसका मुख्य दरवाजा जो है ना कवर्धा महल का, उसको दरवाजा का नाम क्या है, हाथी दरवाजा है, याद रखेंगे। हाथी दरवाजा के नाम से इसके मुख्य दरवाजा को जाना जाता है। तो ये चलिए, ये धर्मराज सिंह के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो कवर्धा का महल है, कवर्धा पैलेस है, उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये इस प्रकार से ये कवर्धा का पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, देखो कि इस प्रकार से बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कवर्धा का जो फड़ी नागवंश है इसके शासकों को देखा। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, देख लीजिए इस बार। मतलब यहाँ भी एक बार क्या क्या हम लोगों ने देखा। कवर्धा का फड़ी नागवंश शासनकाल, ये पचराही से पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं यहाँ से। अहिराज प्रथम शासक मतलब संस्थापक, गोपाल देव के बारे, मतलब गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय, इनके द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया है चौरा ग्राम में, ठीक, कवर्धा में, ठीक है। ये डेट याद रखेंगे। खजुराहो शैली में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर खजुराहो शैली नहीं तो यहाँ पर नागढ़ शैली या फिर चंदेल शैली में इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद रामचंद्र देव, इन्होंने विवाह किया अंबिका देवी के साथ, कलचुरी राजकुमारी थी अंबिका देवी। और 1339 ईस्वी 49, ठीक है, 1349 ईस्वी में चौरा ग्राम में मड़वा, ठीक है, मड़वा महल और छेरकी महल, ये दो महल का निर्माण इन्होंने करवाया। इसका ये अंतिम शासक देखें हम लोग। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हमको समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ है, कब हुआ है, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, कब हुआ है। इसका सही आंसर क्या है, 11वीं शताब्दी में। देखो 11वीं शताब्दी है ये, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 11वीं शताब्दी बोल सकते हैं ऐसे। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी बोलते हैं ना 21वीं शताब्दी चल रहा है, ऐसा अभी बोलते हैं हम लोग 21वीं शताब्दी चल रहा है, 2024 चल रहा है, मतलब ये 21वीं शताब्दी है, रनिंग में है, ऐसा टाइप को बोला जाता है। तो अभी मतलब ये जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ है, तो 11वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है, मतलब किस सन में मड़वा महल का बनाया गया है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1349, ठीक है। यहाँ पर देखा ना ये 1349 में चौरा ग्राम, ठीक है, चौरा ग्राम में यहाँ पर मड़वा महल, इस डेट में ये मड़वा महल और छेरकी महल, ये दो महल का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए श्री लक्ष्मण देव राय, ठीक है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया। देखो श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण किसका कराया गया, भोरम देव मंदिर, अभी हम लोगों ने देखा ना, लक्ष्मण देव राय, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर सिंपल लक्ष्मण देव राय रहता है ना तो भी आप सही लेकर के चलेंगे, और अगर लक्ष्मण देव राय के अलावा अगर यहाँ पर गोपाल देव रहता है फिर भी आप सही लेकर के चलेंगे, क्योंकि गोपाल देव का ही शासनकाल था, गोपाल देव के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं गोपाल देव का भी क्या रहेगा, योगदान रहा होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन, लक्ष्मण देव राय रहेगा ठीक, फिर भी ठीक है, या फिर दोनों रहेगा फिर भी ठीक है। तो ये भोरम देव मंदिर का निर्माण हम लोगों ने देख लिया। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था, ठीक है। जो हम लोग देखें ना अंबिका देवी, उसका जो विवाह है किसके साथ हुआ था, रामचंद्र देव के साथ हुआ था, है ना। देखो रामचंद्र देव के साथ, ये रामचंद्र देव के साथ कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह हुआ था, हम लोगों ने ये अभी पढ़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। कवर्धा के महल के मुख्य द्वार को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, बोला जा रहा है। तो अभी हम लोग देखें हाथी दरवाजा के नाम से जानते हैं, कवर्धा का जो मुख्य द्वार है, कवर्धा महल का मुख्य द्वार हाथी दरवाजा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ खजुराहो किसको बोलते हैं, भोरम देव मंदिर को बोलते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ खजुराहो किसको बोलते हैं, भोरम देव मंदिर को बोलते हैं। कितना बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या होता है ना, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो कवर्धा का फड़ी नागवंश, बस्तर का छिंदक नागवंश, दोनों हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग बस्तर वाले क्षेत्र में काकती वंश पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कलचुरी वंश तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, मराठा वंश वहाँ पर शुरू करने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।